कोई भी चीज़ है उसके बारे में उसका थीम नहीं है। उसका द थीम ऑफ योग इज ह्यूमन बीइंग्स, राइट। बाकी जितनी भी बीइंग्स हैं आपके अलावा, बीइंग्स का मतलब लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग, जिनको हम कहते हैं आज के साइंस की डेट में, जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ों, ये जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो सारी एग्जिस्ट करती हैं योगिक प्रिंसिपल्स पे ही, मगर योग उनके बारे में बात नहीं कर रहा है। क्यों? वाई योग इज नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर नॉन ह्यूमन बीइंग्स? क्यों नहीं बात कर रहा? इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि अदर देन ह्यूमन बीइंग्स किसी और के पास फ्री विल नहीं है। फ्री विल नहीं है मतलब वो मतलब हाँ, नॉटेड चित्त है उनके पास, है नहीं। मक्खी के पास बस इतना ही आइडिया है कि वो यहां से उड़ेगी इधर बैठ जाएगी। लिमिटेड चित्त है तो कहां बैठ जाएगी ये नहीं पता, लेकिन बस इतना है, ठीक है नहीं। लेकिन वो अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर लेगी, अपनी डाइट चेंज कर लेगी, अपना कुछ ऐसे रिसर्चेस करके अपना आकार छोटा बड़ा कर लेगी, अपने लिए कुछ एआई टाइप की चीज़ें बना लेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी वो। सर्वाइवल उसका वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। तो नॉटेड है उसके पास, थिंकिंग है, और वो हर किसी के पास होती है, राइट। लेकिन सब नॉटेड है। ह्यूमन बीइंग्स के पास अननॉटेड है, बंधा हुआ नहीं है। कहीं भी सोचो, कुछ भी सोचो, जो मर्जी आए करो। यहां तक बात क्लियर है? लिख लिए इसको जल्दी से। पहले लिख लिया था? बहुत अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो रिवीजन हो गया हम लोग, है ना। ह्यूमन बीइंग्स के पास टोटल फ्री विल है, इसलिए योग इसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि कैसा जीवन गुजारना है तुमने, क्या क्या करना है, कब कब क्या क्या करना है। क्योंकि जिसके पास बिल्कुल फ्री विल है उसको गाइडेंस की ज़रूरत है। जो नॉटेड चित्त वाले लोग हैं, जितने भी हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, कोई भी है, सूरज है, चांद है, कुछ भी एक्स वाई जेड, उनके पास फ्री विल नहीं है, तो वो सोचते भी नहीं अपने बारे में कुछ। इंसान अपने बारे में सोचता है, राइट। तो कहीं ऐसा ना सोच ले कि दूसरों के ऊपर अत्याचार हो जाए। सोचना है, लेकिन कहाँ सोचना है, कोई लिमिट होनी चाहिए ना, राइट। इसको कहते हैं कि मतलब इंसान ने डिस्कवरी करी। मैं एक स्टोरी के फॉर्म में थोड़ी सी बात कर रहा हूँ आपसे, बहुत छोटी सी स्टोरी नहीं है बल्कि एक हकीकत है हम लोगों की, कि इंसान ने जो है वो व्हील की डिस्कवरी करी। हम लोगों ने पढ़ा है ना साइंस में, है ना, कि घूमना कैसे शुरू हो गया, राइट। तो उसने पहिया बना लिया। कोई भी घूमती हुई चीज़ का उसको आइडिया आ गया और उससे उसने बहुत सारी चीज़ें बना ली। अभी सारा ऑटोमोबाइल है नहीं, जितनी मशीन पे चलने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं वो सब इसी पे चल रही हैं, उसी चक्के पे चल रही हैं, राइट। सोशल साइंटिस्टों में आपस में बहस होती है। हम लोग असल में उस लेवल पे रहते नहीं है, इसलिए हम लोग को अंदाज़ा नहीं हो पाता, और उतना पढ़ना लिखना और सोचने समझने की अभी हम लोग की उतना डेवलप भी नहीं हो पाया है। उन लोगों में आपस में बहस होती है कि क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहिए का चलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या पहिए का रुकना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जितना कोई चीज़ लुढ़कना शुरू हुई तो उसको कहीं ना कहीं हल्का भी होना चाहिए, कभी उसको कभी तेज़ भी होना चाहिए, कहीं रुक भी जाना चाहिए। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि नहीं, रुकना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका चलना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना रुकना इंपॉर्टेंट। मतलब इस पर वो लोग बहस करते हैं, हमें उस बहस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट इज़ कि जब चलना शुरू हुई चीज़, शुरू की बात मैं कर रहा हूँ ह्यूमंस की, जब उसने चलानी शुरू करी, लुढ़कानी शुरू करी, तो उसको समझ में आया कि इसको तो रुकना भी तो चाहिए यार, नहीं तो ये ज़्यादा मीन्स बर्बादी ज़्यादा ले आएगा। ऊपर से उन्होंने स्टोन लुढ़का तो दिया, अब आगे कहीं उन्होंने नीचे रोकने की उसकी वो नहीं करी है, तो वो तो जितना तेज़ी से लुढ़कता जाएगा उतनी बर्बादी ज़्यादा तेज़ी से लाता जाएगा। आपकी गाड़ी चलना शुरू हो गई, अब रुक ही नहीं रही है, तो बर्बादी ज़्यादा लेकर के आएगी, आप डेस्टिनेशन पे क्या पहुंचोगे, राइट। इसी तरीके से ये चित्त को जो फ्री विल दे दी, फ्री थॉट्स दे दिए, तो क्या ये अब कहीं तक सोच ले? अच्छा, जहां तक सोच ले वहां तक कर ले? नहीं, फिर उसको रुकना भी तो चाहिए ना कहीं,
राइट। ये जो ब्रेक्स हैं, ये ब्रेक्स योग आपको सिखा रहा है। ये ब्रेक्स जो है वो योग आपको बता रहा है कि आपको यहां तक काम करना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कर लिया आपने, अब इसके इधर जाओगे तो दूसरों पर अत्याचार हो जाएगा, दूसरों की लाइफ अफेक्टेड हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर है? ये लिख लिया था पहले आप लोगों ने सारी चीजें, ये लिख लीजिए, पहिए वाला एग्जाम्पल लिख लीजिए, ठीक है, हो गया, राइट। अभी एक सवाल है हम लोगों के सामने कि हमें कैसे पता चले कि हम कहां लिमिट क्रॉस कर रहे हैं और कहां हम लिमिट क्रॉस नहीं कर रहे हैं। असल में जब हम लोग सोशल डोमेन में बात करते हैं तो उसमें ऊपर से अपेरेंटली दिखने में ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती कुछ। जैसे आपकी लिमिट कहीं और तक होगी, हमारी लिमिट कहीं और तक होगी, किसी और की लिमिट कहीं और तक होगी, तो क्या सब अपनी अपनी मर्जी से कर लें सारे काम? राइट। बिना ऑब्जेक्टिविटी के इंसान कंट्रोल में नहीं आता, मतलब सेट रूल्स देने पड़ते हैं ना उसको। फॉर एग्जाम्पल सेट रूल आपको कह दिया जाए कि सुबह मॉर्निंग की क्लास में आ जाना है, अच्छा, स्पेसिफिक रूल ना दिया जाए आपको, ऑब्जेक्टिव रूल ना दिया जाए कि 7:15 बजे आना है, अटेंडेंस 7:15 बजे होगी, ये स्पेसिफिक है ना। अब होगी ना ऑब्जेक्टिव, वो है सब्जेक्टिव कि सुबह आना है। अब सुबह तो मेरी समझ से मेरी सुबह 3 बजे हो जाती है शुरू, जो आमतौर से लोगों के लिए रात होती है, आपके लिए 5 बजे हो जाती होगी, किसी के लिए 6 बजे होती होगी, किसी की सुबह 8 बजे कहेगा मैं तो 8 बजे आ रहा हूँ। तो जब हम सोशल डोमेन में बात कर रहे हैं तो सुबह की क्लास होगी तो उसमें बहुत सब्जेक्टिविटी है ना। अब इसको आपको, मतलब ह्यूमन ब्रेन जो है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव चीज़ जो है वो समझ पाता है। अब इसमें क्या ऑब्जेक्टिविटी होगी, इसमें कैसे ऑब्जेक्टिविटी लेकर के आए कि हमारी लिमिट कहां तक है, कैसे पता चले? तो ये तो सब्जेक्टिव चीज़ है ना कि मेरी लिमिट इतनी है, आप कहो इतनी है, मैं तो दुनिया में तो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, इसी बात पे तो वॉर्स हो रही हैं। अपनी अपनी लिमिट्स आपने सेट कर रखी है, कोई किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं है। जब हम सोशल डोमेन में बात करते हैं तो बात ऑब्जेक्टिविटी पे नहीं होती, सब्जेक्टिविटी पे होती है, लेकिन हम इंसानों को ऑब्जेक्टिविटी लेके आनी होती है। इसके लिए ऑब्जेक्टिविटी क्या है कि हमारी लिमिट कहाँ है? बहुत सिंपल सी ऑब्जेक्टिविटी है इसकी कि आप मतलब कुछ भी कर रहे हैं, उसके बारे में आप ये सोच लीजिए कि अगर वो काम आपके साथ किया जाए तो कैसा रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे मतलब कहा शाम को 5 बजे आऊँगा और मन में पक्का इरादा है मेरा कि मैं 5 बजे नहीं आऊँगा, मुझे नहीं मिलना है इससे, लेकिन बहरहाल मैंने कोई प्रेशर में मैंने वादा भी किया, ठीक है, या मैं तुम्हारे 100 रुपये कल वापस कर दूंगा, 1000 रुपये वापस कल कर दूंगा या 1 महीने बाद कर दूंगा, लेकिन मेरा अंदर से इरादा नहीं है बिल्कुल भी। तो अब ये तो एक सब्जेक्टिव चीज़ हो गई, मैंने अपनी लिमिट बना ली थी अंदर ही, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी इसमें यह है कि मैं खुद तय कर लूं कि अगर कोई दूसरा मेरे साथ ऐसा करेगा तो मुझे कैसा लगेगा। कोई मुझसे वादा करे शाम को 5 बजे आ जाऊं, मैं आऊँगा, और फिर वो ना आए तो आपको कैसा लगेगा? ठीक है, ये लिमिट है। मतलब हम अपनी लिमिट ऐसे समझ सकते हैं कि हम यहाँ तक लिमिट समझ। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ आपको? इसको लिख लीजिए जल्दी से। लिमिट क्रॉस कहाँ हो जाएगी, कैसे पता चले? हाउ टू नो वेयर आई एम क्रॉसिंग द लिमिट? हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, इसको एक बार अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर लें कि अगर वो चीज़ मेरे साथ ऐसे हो जाएगी तो मुझे कैसा लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई भूखा रह जाए या ना रह जाए, तो मुझे सोच लेना चाहिए कि अगर मैं भूखा रह जाऊँ तो कैसा लगेगा मुझको, अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, तो उस पर फैसला कर लो।
तो फिक्र कर लो कि दूसरे की भी, अगर खुद को बुरा लग रहा है तो दूसरे की भी फिक्र करो। इसको अपनी भाषा में आपको लिखना है, जल्दी से लिख लीजिए इसको। वेयर आई एम क्रॉसिंग द लिमिट्स, क्वेश्चन मार्क, और फिर उस पर लिख लीजिए इन सोशल डोमेन्स, इन सोशल डोमेन humans are forced to work under subjective conditions, under subjective conditions. हाँ फ्री विल है तो, लेकिन उसको कहीं तो कंट्रोल करनी पड़ेगी ना फ्री विल अपनी। जैसे ये फ्री विल है ना आपके पास कि आप जब चाहें तब आएँ सुबह में, लेकिन कंट्रोल लगाना पड़ेगा ना। 7:15 बजे से सबको आना है, टीचर को भी आना है, आपको भी आना है। क्या लिखा है अभी हमने? हाँ है ना। बट सब्जेक्टिविटी लिख लें जल्दी से। बट सब्जेक्टिविटी डज नॉट यील्ड रिजल्ट्स। यील्ड, YIELD, यील्ड, यील्ड कहते हैं रिजल्ट्स पैदा कर देना, रिजल्ट्स पैदा कर देना। डज नॉट यील्ड रिजल्ट्स, प्रोडक्शन, डज नॉट यील्ड रिजल्ट्स। सब्जेक्टिविटी जो है वो आपके रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी, है नहीं, जिससे कुछ मकसद हल हो जाए। कॉमा, hence humans have to create objectivity within the subjective conditions. Humans have to create objectivity. मैं पैर नहीं हिला रहा, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। पैर ऐसे ऐसे हिलाते हो, चुशू वाला। क्या लिखा है अभी? आउट ऑफ सब्जेक्टिव कंडीशंस। यहां तक हो गए? ठीक है, बस फुल स्टॉप। अब इसकी एग्जाम्पल आपको लिखनी है। आप एग्जाम्पल लिख लो मॉर्निंग क्लास, मॉर्निंग क्लास लिख के छोड़ दो, अब यहाँ टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, वो आप खुद कर सकते हो, है नहीं। सुबह आना है, कितने बजे आना है? तो मैं 3 बजे आ जाऊँ तो चलेगा, आप 8 बजे आ जाओ तो चलेंगे? नहीं, उसके लिए ऑब्जेक्टिविटी क्रिएट करनी पड़ेगी 7:15 AM, तब हम काम कर पाएंगे कुछ कॉन्क्रीट, वरना कॉन्क्रीट काम नहीं होगा। कोई कभी आ रहा है, कोई कभी आ रहा है, कभी टीचर मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। यहां तक बात क्लियर है? राइट, डन। तो योग जो है वो आपको, मतलब जो आपका पहिया चल रहा है ना थॉट्स का, है नहीं, या इंटेलेक्ट का, या आपके अहंकार का, ईगो का, या आपके और इमोशंस का, तो ये इस पहिए को जो चलना हो रहा है, इसको जो है वो ब्रेक्स प्रोवाइड कर रहा है या डायरेक्शन दे रहा है, बता रहा है कि ये पहिया किधर चलना चाहिए और किस स्पीड से चलना चाहिए, कहां तक चलना चाहिए, कहां रुक जाना चाहिए। ठीक है नहीं? तो वो ह्यूमंस के बारे में बात कर रहा है, नॉन ह्यूमंस के बारे में बात नहीं कर रहा। पूरा यूनिवर्स, ऑल मिल्की वे, जितनी भी चीजें जिसको आप हिंदी में ब्रह्मांड बोलते हो पूरा, राइट, वो सब योगिक प्रिंसिपल्स पे हैं। योगिक प्रिंसिपल्स और आगे हम लोग धीरे धीरे और डिस्कस करते चलेंगे। सब योगिक प्रिंसिपल्स पे हैं, मगर उनके लिए योग का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है बाहर से। अंदर उनके वो चिप लगी हुई है, वो वैसे ही अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं सब। क्या सूरज, क्या चांद, क्या सितारे, क्या बैक्टीरिया। ह्यूमन बीइंग्स का पहिया अनलिमिटेड चलता है, इसलिए इसको डायरेक्शन की जरूरत है, इसलिए इसको ब्रेक्स की जरूरत है। वो ब्रेक्स जो है वो योग प्रोवाइड कर रहा है। यहां तक बात क्लियर है? तो ये योग जो है वो जो बात करेगा आपसे, वो ह्यूमंस के बारे में, मेरे बारे में और आपके बारे में बात करेगा। ठीक है, राइट। अब वो इंडिविजुअल लेवल पे बात करेगा, बहुत सारी बातें करता है वो, हम लोग सारी बातें नहीं लेंगे
कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। आप नेट पे सर्च करो हु एम आई, तो आपको देखोगे आप, मतलब लाखों पेजेस आपको हु एम आई पे मिल जाएंगे। मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके की बहुत सारी बातें कर रखी होंगी। सारी वो इंसानों के बारे में जो है वो एज एन इंडिविजुअल वो बात कर रहा होगा। वो एज एन इंडिविजुअल वो आपसे बात करेगा कि मतलब इस धरती पे क्वेश्चन उठाएगा, आपने बहुत मेहनत कर ली। जैसे मैं अभी टीचर का नाम नहीं ले रहा, मैं अपने डिपार्टमेंट के, अभी मैं उनके घर गया तो मैंने उनसे ऐसी बात कर रहे थे तो कह रहे थे सर मतलब आप इतना एनर्जेटिक और इतना वो कैसे रह लेते हो। मैंने क्या हो गया, तो कह रहे हैं कि सर बस मतलब लाइफ में कुछ है ही, ऐसा लगता है मुझे जैसे लाइफ में कुछ रह ही नहीं गया है। पहले घर से आए थे तो सोचा था कि ये करना है, फिर ये मेहनत करनी है, फिर ये करनी है, फिर उसके बाद ये जॉब ले लेनी है। अब वो जॉब भी ले ली, इस्टेब्लिश भी हो गए, अब बोरा भर के तनख्वाह भी मिल रही है, अब क्या करना है, अब तो कुछ नहीं बचा ना। लेकिन लिमिटेड सोचा था तो वो उतना तक मिल गया, और जब उतना तक मिल गया तो अब आदमी को मसला हल हो गया। वो स्टेज आप लोगों की नहीं है अभी। अभी आप लोगों को लगता है जैसे बहुत कुछ करना है। भेज दो ना, है नहीं। तो योग जो है वो आपको फिर बहुत सारे डायरेक्शंस, आपके पहिए को बहुत सारे नए नए डायरेक्शंस जो है वो प्रोवाइड कराता रहेगा, डेस्टिनेशंस प्रोवाइड कराता रहेगा। वो सारी चीज़ें जो है वो एज एन इंडिविजुअल आपको कराता रहेगा, राइट। वो आपको एज एन इंटरैक्टिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी, आप अकेले नहीं हो ना, आप एक इंटरैक्टिंग मेंबर भी हो, सोसाइटी के मेंबर भी हो, और इंटरैक्ट करने पे मजबूर हो। ऐसा हो नहीं सकता कि आप अकेले कोई काम कर लो। यानी सोशोलॉजिस्ट कहते हैं कि इंसान जो है वो अकेला अपने लिए सुई भी नहीं बना सकता। सुई जैसी सिंपल टेक्नोलॉजी, उसको आयरन चाहिए ही चाहिए। आयरन निकालने वाले 100 लोग कहीं ना कहीं होंगे। सोशोलॉजिस्ट कहते हैं एक चीज़ जो आपको मिलती है उसमें मिनिमम कम से कम 100 लोग लगते हैं। 100 लोग लग करके वो चीज़ आपके पास आती है, फिर आप उसमें से कुछ बनाते हो या कपड़ा आप खरीदते हो। तो हर इंसान उन 100 लोगों पे तो डिपेंडेंट है ही ना उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो इंसान जो है वो सोशल बीइंग है। और कैसा सोशल बीइंग है? इंटरैक्टिंग सोशल बीइंग है। ठीक है नहीं, राइट। आप लोग 2-3 मिनट अपने लिए इसके में कुछ लिख लें। आजा जीलानी, राइट। तो इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल भी है। आप एनिमल कहो उसको, लेकिन मैं इसको कहता हूं कि 10 में से 9 एनिमल है, एक इंसान है। एक हिस्सा इंसान है, 9 हिस्से जो है वो एनिमल है। हाँ ठीक है, आप इसको कह लो। इसको ख़त्म करो यार, इसको देखो, कैमरा बाद में देखना, राइट। तो एज एन इंटरैक्टिंग मेंबर भी आपसे ये बहुत सारी बातें कर रहा है कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। व्हाट आर योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, व्हाट आर योर ड्यूटीज़, व्हाट यू हैव टू डू, राइट, व्हाट हाउ यू हैव टू बिहेव, राइट। एक समय में आप इंडिविजुअल बीइंग भी हो, उसी समय में आप एक बेटा बेटी भी हो, उसी समय में बड़े भाई बहन, छोटा भाई बहन भी हो, और बहुत सारे हो ऐसे। अब हर रिलेशन में आपको अलग अलग तरह से बिहेव करना है। जैसा आप दोस्तों से बिहेव करोगे वैसा पेरेंट्स से बिहेव नहीं करोगे। लैंग्वेज वाइज भी, हाथ पैर वाइज भी, बॉडी लैंग्वेज वाइज भी, राइट। जिस तरीके से आप घर में बिहेव करते हो उस तरीके से आप मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में जाकर के नहीं बिहेव करोगे, राइट और रॉन्ग। तो ये इंटरैक्टिंग मेंबर हैं हम सोसाइटी के, राइट। तो उसके बारे में वो आपसे बहुत सारी बातें जो है वो योग तरह तरह से करता है। हम वो सारी चीज़ों को लेकर के नहीं चलेंगे। अगर हम सारी चीज़ों को लेकर के चलेंगे तो हमारा ये मतलब कोर्स कभी नहीं ख़त्म होगा, राइट। नाउ वैल्यूज़, योग को हम क्यों एडॉप्ट करें, वो लगातार हम लोग करते चले आ रहे हैं। तो सबसे पहली इसकी जो वैल्यू है नहीं, वो है वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी। ये मानता है कि सारी इंसानियत, जितनी भी ह्यूमैनिटी है, ये एक ही सोर्स से जनरेट हुई हुई है। वो हम लोगों ने 70,000 साल पहले वाला कॉग्निटिव रेवोल्यूशन से हम लोगों ने समझने की कोशिश करते चले आए। सिंगल पेरेंटल फैमिली है ये,
सिंगल पेरेंटल। कई हजार जनरेशन्स आ गई हैं जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे को बीच में भूल गए कहीं, राइट, नहीं पहचान में आ रहे। लेकिन योग आपको पहचान करने की इंडिकेट करके बता रहा है वो आपको कि आप कहाँ से आए हो, शुरुआत आपकी इस दुनिया में कहाँ से हुई हुई है। तो वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी है, देन डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, कंसर्न है इसका, योग का। वैल्यूज ऑफ योग मतलब कंसर्न क्या क्या हैं योग के, बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें से जो बहुत प्राइम इंपॉर्टेंट है हम लोग बस उतना ही डिस्कस करेंगे ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो एक तो वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी है। वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी पेरेंटल के हिसाब से भी और रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी। दुनिया का कोई भी इंसान कहीं का भी रहने वाला हो, उनकी सबकी जरूरतें एक ही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान में रहता है तो, इंडिया में रहता है तो, झारखंड के जंगलों में रहता है तो, इंसान की सबकी रिक्वायरमेंट सेम है। क्या रिक्वायरमेंट सेम है? भूख लगेगी तो खाना खाएगा। फिर खाना भी कैसा होना चाहिए? हाँ, मतलब उसके अनुसार होना चाहिए, उसकी संस्कृति के अनुसार होना चाहिए, उसके टेस्ट के अनुसार होना चाहिए, उसके हेल्थ के अनुसार होना चाहिए, उसकी सोसाइटी के अनुसार होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें उसमें, है नहीं? तो उसको खाना भी चाहिए। अच्छा, उसको फिर पानी भी चाहिए, नहीं चाहिए पानी? कैसा पानी चाहिए फिर उसको? राइट, जैसा भी पानी चाहिए। ठीक, बीमार पड़ जाए तो इलाज भी चाहिए, चाहे वो किसी भी पैथी से हो, इससे बहस नहीं है, लेकिन उसको इलाज चाहिए। अब ये हर जगह के इंसानों की ज़रूरत है और प्राइम उस पे लेवल पे चाहिए। अच्छा, हर इंसान की ज़रूरत है कि उसके अंदर जो पॉसिबल, बेस्ट पॉसिबल पोटेंशियल है वो निखर के सामने आ जाए, डेवलप हो जाए, और समाज उसको देख ले कि अच्छा इसके अंदर ये पोटेंशियल है। आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? अपना पोटेंशियल डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो। आपको लगा कि मैं फिजिकल एजुकेशन में शायद ज़्यादा अच्छा हूँ या ज़्यादा अच्छी हूँ और मैं इसमें ज़्यादा पोटेंशियल, मेरा विकास हो सकता है, डेवलप हो सकता है, दैट्स वाई यू आर हियर। तो हर इंसान चाहता है कि उसके अंदर जो भी पोटेंशियल है उसको पूरा भरपूर चांस मिले कि वो दिखा दे दुनिया को कि वो क्या है। ये हर इंसान चाहता है, ज़रूरत है हर किसी इंसान की। यहाँ तक बात क्लियर है ना? तो मैं ये कह रहा हूँ कि वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी में सारी चीज़ें आती हैं। लिख लीजिए इसको आप पहले। वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी में 2 पॉइंट्स हैं, पैरेंटल वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी है और रिक्वायरमेंटल वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी। रिक्वायरमेंट सेम है, ठीक है भाई, राइट। ऊपर वाले जो पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है नहीं, एक फिजिकल पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया ना कि खाना पीना, शेल्टर, ये वो, दवा ववा, ये तो जानवरों को भी चाहिए। एक दूसरा वाला हम लोगों ने किया है पोटेंशियल वाला। आपके अंदर क्या टैलेंट है बताओ, उसको डेवलप करने का फुल चांस मिलना चाहिए। ये जानवरों का हिस्सा नहीं है, ये प्लांट्स का हिस्सा नहीं है, ये किसी का हिस्सा नहीं है। उनको इस बात की फिक्र नहीं है, घोड़े की इस बात की फिक्र नहीं है घोड़े को कि मैं 100 मीटर कितनी तेज़ दौड़ लेता हूँ या मैं डेवलप हो जाऊँ, ऐसा नहीं। इंसानों को है लेकिन अपना टैलेंट डेवलप करने का, राइट। तो वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी आपका 2 पॉइंट्स पे। देन डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। हर इंसान होने के नाते उसकी अपनी एक स्पेशल अलग एक इज्जत है। हर इंसान की अपनी एक स्पेशल इज्जत है। वो स्पेशल इज्जत को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोग बहुत आपके अंडर में काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे अंडर में काम कर रहे हो, मैं आपका सीनियर हूं, आप जूनियर हो, मैं आपको जो है वो अपने बहुत से एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप उसको अडॉप्ट कर रहे हो। इसका क्या मतलब है? इसका क्या ये मतलब है कि मैं आए दिन आपकी बेइज्जती करता रहूं? नहीं, नॉट अलाउड। मैं ठीक से बात ना करूं, अबे तबे करके बात करूं आपसे मैं? नहीं।
नॉट अलाउड, राइट? मीन्स क्यों? क्योंकि आपकी अपनी, हाँ, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रेस्पेक्ट। आपकी अपनी एक रेस्पेक्ट है, आपके सेल्फ की एक रेस्पेक्ट है। मैंने बोला ना, हर इंसान की अपनी एक इज्जत, यूनिक इज्जत है हर इंसान की, वो चाहे कहीं पैदा हुआ हो। किसी भी दूसरे इंसान को अलाउड नहीं है कि अपने जैसे किसी और दूसरे इंसान की बेइज्जती करे, अलाउड ही नहीं है। आप चाहे किसी भी घर में पैदा हुए हो, किसी भी, मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब किसी भी जाति में पैदा हुए हो, किसी भी फाइनेंशियल कंडीशन में आप पैदा हुए हो, अलाउड ही नहीं है कि आप अपने जैसे दूसरे किसी इंसान की किसी भी तरीके से बेइज्जती करें, उसको ठेस पहुंचाएं। योग इस बारे में बहुत कंसर्न रहता है। उसकी सारी रेगुलेशंस, उसकी शुरुआत यहीं से है। कहां से उसकी शुरुआत? अहिंसा। योग जब शुरू करता है अपने प्रिंसिपल्स, तो वो अहिंसा से शुरू करता है। अष्टांग योग आप लोगों ने पढ़े? अष्टांग योग अभी नहीं हम लोगों ने, वैसे आपने सुने होंगे, यानी उसमें सबसे पहला है यम, आएगा वो आपके दूसरे यूनिट्स में है। नियम, देन प्रत्याहार, देन आसन, देन प्राणायाम, देन ध्यान, देन धारणा, देन समाधि। ये प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला जो यम है उसमें 5 सब क्लासिफिकेशंस हैं, और सबसे पहला जो उसका प्रिंसिपल है वो अहिंसा। यानी कि योग का सबसे पहला है अहिंसा। हिंसा नहीं होगी किसी की भी। और सेल्फ रेस्पेक्ट को ठेस पहुंचना, यह हिंसा है। हिंसा सिर्फ खून की नहीं होती, हिंसा सिर्फ खून खराबे से नहीं होती, हिंसा ठेस पहुंचाने से भी होती है, हिंसा आंखों से भी होती है, राइट? हिंसा जो है इकोनॉमिकल भी होती है कि आप भूखे रह गए, मजबूर हैं, खाने ही नहीं मिला कहीं आपको, आपकी फैमिली को, तो हिंसा हो गई ना आपकी, राइट? तो शुरुआती वहां से कर रहा है योग, अहिंसा। और फिर आगे तो और बहुत सारे हैं, वो जब यूनिट आएगी तब हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। तो बताने का मकसद ये है कि योग का बहुत मेन कंसर्न है कि हर इंसान की जो यूनिक इज्जत मिली हुई है उसको, वो यूनिक इज्जत हमेशा इंटैक्ट रहनी चाहिए। यहां तक बात क्लियर है? राइट। ये हम लोग की लास्ट है स्लाइड, फ्रीडम टू चूज। इस पे तो हम लोग बहुत सारी बातें कर चुके हैं। वी ऑल आर फ्री। मैं यहां पर आप लोगों से ये बात कह दूं कि मतलब आप कहीं जाएंगे तो आदमी सोचता है जब ये फ्रीडम, तो इसका इंटरप्रिटेशन हर आदमी अपने अपने तरह से कर लेता है। जैसे ये मेरे पास फ्रीडम है, ये मेरे पास फ्रीडम है कि मैं किसी भी देश में जाके रहूं, ये आपके पास भी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने चुना मैं ऑस्ट्रेलिया में रहूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया, लेकिन अब मेरे पास फ्रीडम नहीं है कि मैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन ना मानूं, कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का मानूंगा, क्योंकि मैं भारतीय हूं। रहूंगा मैं ऑस्ट्रेलिया में? नहीं, सॉरी। इसी तरीके से इसको छोटे लेवल पे आप देखो कि फिजिकल एजुकेशन में आऊंगा और मानूंगा बीए की क्लासेस के टाइमिंग्स, तो चलेगा? नहीं चलेगा। फ्रीडम आपकी चुनने की थी। अब यहां जो रिजल्ट प्रोड्यूस होना है उसके सारे प्रिंसिपल्स अब आपको मानने पड़ेंगे। यहां जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस होना है, क्या प्रोड्यूस होना है कि आप अच्छे ट्रेंड टीचर हो जाओ फिजिकल एजुकेशन में। अब उससे रिलेटेड जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके लिए आप बाध्य हो, बाध्य कहते हैं बाउंडेड हो। अब आपको ये तो करना पड़ेगा। चूज किस में, आपको चॉइस किस में थी? चुनने में आपको चॉइस थी, फुल फ्रीडम थी, कोई पकड़ के नहीं लाया हाथ। एमयू की हिस्ट्री में एक बात और बताऊं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। ये बात होगी 63 नहीं, हाँ 70 तक मान लो, 1970 तक। 1970 तक यहां पर पकड़ पकड़ के एडमिशन कराए जाते थे। गेट वेट तो नहीं थे पहले, सड़कें भी ऐसी नहीं थी, जाहिर सी बात है पुरानी ज़माने की, 1920 से की यूनिवर्सिटी।
आप मान के चलो जैसे एक वो गेट है और एक ये गेट है, सेंटेनरी गेट है, वो एक उधर से। अगर उस गेट से कोई घुस गया तो और दिखाई दे गया किसी को तो बिना इनरोलमेंट लिए नहीं निकलेगा, चाहे उसकी एज कुछ भी हो। और ये हमारे यहाँ नहीं था, सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे ही हाल था, क्योंकि इलिटरेसी बहुत डाउन थी ना हम लोगों की, इंडिया की, नहीं पढ़ते थे। क्योंकि कोई भी आया, राजे महाराजे चाहे कोई किसी भी नाम के ले लो, चाहे अंग्रेज ले लो, मुगल्स ले लो, राजपूत ले लो, और कोई और ले लो, कोई और ले लो, राइट, उनका ये मकसद होता ही नहीं है हाँ कि यूथ पढ़ लिख जाए। जरा सा कोई सोचने वाला यूथ तैयार होने लगता है, उन्हें को लगता है तो वो सर कलम करवा देते हैं, क्योंकि उनकी राजगद्दी हिलने लगती है। उनको तो भैंस बकरियां चाहिए ना, उनको सर डाल करके जो, राइट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उस ज़माने में एक ज़माना था एएमयू के पास ऐसा भी कि पकड़ पकड़ के होता था। लेकिन आज आपका पकड़ के हुआ है क्या एडमिशन? नहीं, आज आपको पकड़ के नहीं हुआ है, आप अपनी चॉइस से आए हो। लेकिन अब इस चॉइस में आप चाहो कि मैं अपनी चॉइस से क्लासेस करूंगा, नहीं, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने के लिए यहां के रूल्स आपको मानने पड़ेंगे, अदरवाइज यू आर फ्री टू चूज, फ्री टू चूज। आपको गेहूं बोना है, आप गेहूं बो लो, लेकिन फिर गेहूं का ही रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट में चॉइस नहीं है आपके पास, रिजल्ट हासिल करने में कोई चॉइस नहीं है। लिख लो इस पॉइंट को आप यहां पर, ये इंपॉर्टेंट है। यू आर फ्री टू चूज, यू आर या वी आर फ्री टू चूज, बट डू नॉट हैव फ्रीडम in results. Full stop. In English proverbs, it is called as as you sow, SOW, comma, so you reap, REAP। सो कहते हैं बोने को, जैसा बोगे, हाँ, तो बोने तक की फ्रीडम है, रीपिंग ऑफ रिजल्ट्स फ्री नहीं है नहीं, कि क्लास तो मैं करूं ना और यहां तारीख सर अटेंडेंस दे दें, वो कमानी पड़ेगी आपको। थैंक यू वेरी मच। यहां तक का हम लोग कवर कर चुके थे, ये सब हम लोगों ने पहले कर लिया था सारा, है ना, क्योंकि वो असल में वो इंट्रोडक्टरी की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपको चाहिए था, बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी हमारे पास ज़रूरी है, वरना वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, है नहीं, कि जिस लेवल पे हम लोग अब जाएंगे तो उस लेवल पे जाने के लिए हमको ज़रूरी है कि हम बेसिक चीज़ें समझ जाएं सारी, और वो हम लोगों ने कोशिश करी कुछ समझने की कुछ हद तक। तो कॉन्सेप्ट के बारे में मैं कह रहा था कि एक चीज़ होती है कॉन्सेप्ट और एक होता है इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल टेस्ट एंड मेजरमेंट आप पढ़ते हो, टेस्ट एंड मेजरमेंट में आपने जो है वो मैकफर्सन बास्केटबॉल टेस्ट पढ़ा फॉर एग्जांपल, तो उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें इन्फॉर्मेशन है, किसी कॉन्सेप्ट बना है। तो वो जब कॉन्सेप्ट किसी ज़माने में आया होगा तब वो कॉन्सेप्ट समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा लोगों को, स्टूडेंट्स को भी, टीचर्स को भी, अपने कोलीग्स को भी, कि हमें जो है वो स्पोर्ट्स स्किल्स के टेस्ट भी डेवलप करने चाहिए। कभी आया होगा ना, ये जनरेट हुआ होगा, इंसान पैदा हुआ है तो लेकर के तो आया नहीं है ये सारी चीज़ें, है नहीं, जैसे आप फिटनेस बैटरीज करते हो सारी, तो ये कोई भी कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ होगा। तो उस वक्त के लोगों को समझाना कि यार फिजिकल फिटनेस टेस्ट बैटरीज भी डेवलप करनी चाहिए, स्पोर्ट्स स्किल टेस्ट भी डेवलप करने चाहिए, तो उस ज़माने के लोगों को मुश्किल होता होगा थोड़ा समझना, क्योंकि वो कोई है ही नहीं आसपास कोई चीज़, राइट। अब वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गई है, क्योंकि अब इतनी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। जैसे मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन किसी कॉन्सेप्ट पे बना होगा, नो डाउट, और जिस ज़माने में कॉन्सेप्ट होगा उसका, तो उस ज़माने में लोगों को समझाना उस कॉन्सेप्ट के बारे में शायद बड़ा मुश्किल होगा, और लोग उसका मजाक भी बनाते होंगे बहुत,
अब पागल हो गए हो तुम, ऐसे कैसे काम करेगा, ऐसे कैसे बात कर होगी। लेकिन ग्राहम बेल ने बना दिया ना फिर उसके बाद। अब क्या है, अब चक्कर ये है कि अब आप मोबाइल का डब्बा खोलते हो, नया मोबाइल डब्बा खोलते हो और इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो, इवन आप उसकी इंफॉर्मेशन भी नहीं देखते, क्योंकि अब वो इंफॉर्मेशन आप जैसे बच्चों के जेनेटिक कोड में चली गई है। जब नया नया मोबाइल आया था तो उस वक्त एक एक लाइन, एक एक वर्ड उसका पढ़ना पड़ता था। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में पढ़े हैं वो सारे, लेकिन आप लोग नहीं पढ़ते, कोई नहीं पढ़ता, देखते भी नहीं हो आप उस बुकलेट की तरफ। कंपनी बुकलेट देती है आपको। तो जिस वक्त कॉन्सेप्ट था तो उस वक्त लोग उसका मजाक भी बना रहे थे, ग्राहम बेल का भी मजाक बना रहे थे, इंटरनेट बनाने वाले बच्चों का भी मजाक बन रहा था, सबका हो रहा था, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझाना बड़ा मुश्किल काम होता है। फिर वो कॉन्सेप्ट धीरे 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 जैसे जैसे एजुकेट होते जाते हैं लोग, वैसे वैसे वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता जाता है। अभी हम लोग जिस लेवल पर बात कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट के लेवल पर हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन कम होगी इंफॉर्मेशन, लेकिन आपको एज ए होल कॉन्सेप्ट समझना होगा, एज ए होल, राइट। दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन तो अब वो इंफॉर्मेशन भी मैं आपको सप्लाई करूंगा, ऐसे कि कॉन्सेप्ट भी दे दूं और इंफॉर्मेशन भी दे दूं। क्योंकि आप क्या हो, आप जनरल पब्लिक नहीं हो, आप एक मतलब टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में बैठे हुए हो, जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, राइट। तो हम लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन पीछे की बेसिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर हम लोग डिस्कस करते चले आए थे। उस इन्फॉर्मेशन तक आते आते हम लोगों को जो है वो ये बात शायद वैसे समझ में नहीं आई थी, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको टेक्निकली इस तरीके से लिखा हुआ है कि हम लोग जो है वो हर इंसान 3 पार्ट होल है। 3 पार्ट अलग है और होल अलग है। वी आर अलग है, ठीक है। हमारी जो होल एग्जिस्टेंस है ये 3 पार्ट्स में एज पर दी योगिक टर्मिनोलॉजी। अगर आप फिजियोलॉजी की टर्म में जाओगे, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में जाओगे, तो उसकी टर्मिनोलॉजी में फिर आप सिस्टम वाइज बहुत सारे पार्ट्स हो जाएंगे आपके, यानी साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे खाली, तो आपका जो है वो माइंड के लेवल पर फिर आप बहुत सारे पार्ट्स में आप डिवाइड हो जाओगे। फिजिक्स के लेवल पे जाओगे तो बेसिकली आप जो है वो टाइम और स्पेस में 2 पार्ट्स में बट जाओगे, कि टाइम के अनुसार चल रहे हो और एक स्पेस में चल रहे हो। मतलब हर चीज का अपना अपना कुछ पार्ट्स होंगे। योगिक टर्मिनोलॉजी में आपके 3 पार्ट्स हैं और उन 3 पार्ट से आप एज ए होल बन रहे हो। यहां तक बात क्लियर है? इसको लिख लो आप 2 मिनट में, जो अगर कुछ इसमें आपको लगता है कि आप नया लिख सकते हो। ये 3 पार्ट वही है जो हम लोग बीपीएड सेकंड सेमेस्टर में भी इसको पढ़ चुके हैं। जो लोग सेकंड सेमेस्टर वाले लोग हैं, है नहीं, उन लोगों को ये चीज़ याद आ जाएगी। मैंने आपको बोला है आप लोग अपने नोट्स निकाल लीजिए, आपके पास अगर हैं पहले के रजिस्टर्स रखे हुए हैं तो आप उसको निकाल लीजिए, है नहीं। उसी के ऊपर हम खड़े होकर और आगे बढ़ेंगे मास्टर्स में, राइट। तो सबसे पहला पार्ट हमारा जो है वो हमारी फिजिकल बॉडी है, जैसा कि हमको आपको सबको मालूम ही है। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो स्लाइड आपको पहुंची जाएगी ना सारी। ज़रूरत क्या है इसमें, कोई नई चीज़ लगे आपको मेरे बोलते बोलते, और वो नई चीज़ सबके लिए अलग अलग हो सकती है, रिलेटिव है नहीं। मेरे लिए कुछ अलग हो सकता है, आपके लिए अलग हो सकता है, कोई और दूसरी सेंटेंस किसी और के लिए अलग हो सकता है। तो जिसको लगे नया, जैसे जिस वक्त मैं जेआरएफ की तैयारी कर रहा था तो शुरू में तो मैंने ये हरकत करी कि जितनी किताब का वो पढ़ता था, एक तो मैंने ये बना रखा था, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को करना है तो आप लोगों को साथ साथ छोटी छोटी गाइडेंस भी मिलती चले, कि अब तो इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज बहुत सारे हैं आपके पास, लेकिन फिर भी उस ज़माने में भी किताबें बहुत सारी हुआ करती थी, हमारे पास नहीं थी यहाँ पर, लेकिन एनी हाउ। तो मैंने हर सब्जेक्ट की मैक्सिमम 2 किताबें चुन रखी थी, 2 टेक्स्ट बुक्स, 2 से ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, वरना मैंने जेआरएफ वालों को, नेट वालों को देखा, वो ऐसा चट्टा लगा करके डरा देते थे। उनके कमरे पे जाओ, चट्टे लगे होते थे किताबों के, तो डर लगता था कि यार इतना पढ़ना पड़ेगा, तो इतना पढ़ने तो बड़ा मुश्किल काम है, हमारे तो टाइम टेबल में सेट नहीं होगा इतनी किताबें, राइट। एनी हाउ, लेकिन मुझे समझ में ये आया स्ट्रैटेजी वाइज कि 2 किताबों से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो 2 किताबें रट मारी थी मैंने हर सब्जेक्ट की,
मैक्सिमम 2 वरना 1, राइट। तो चीज असल में क्या कह रहा था मैं अभी, जे 2 किताबें नहीं, और उससे पहले मैं कनेक्ट कहाँ से किया था, और हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कनेक्टिविटी आपको बहुत ज़रूरी है उन चीज़ों की, राइट। तो आप अपने जेआरएफ की तैयारी के लिए अभी से 2 किताबें बना के रख ली, और वो 2 किताबें टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, वो 2 किताबें टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। फोटो स्टेट करानी है, फोटो स्टेट करा लो, कुछ और करना है तो वैसा कर लो, लेकिन आप उसके पास बहुत ज़्यादा किताबों से पढ़ने की ज़रूरत होती नहीं है। नेशनल लेवल के टेस्ट सारे जो होते हैं वो डीप पेनिट्रेटिंग होते हैं। हम हॉरिजेंटल चलने की कोशिश करते हैं, ये भी कवर कर लो, ये भी कवर कर लो, ये भी कवर कर लो, वो भी कवर कर लो, नहीं, जाना ऐसे होता है। और स्टूडेंट्स आमतौर से वो समझ नहीं पाते कि हमें ऐसे जाना है, वर्टिकल जाना है। वर्टिकल जाने के लिए आपको 2 किताबें, कोई 2 टेक्स्ट बुक जो बेसिक होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की कौन सी टेक्स्ट बुक, आप फॉक्स एंड फॉक्स, राइट, है नहीं, टेस्ट एंड मेजरमेंट की क्लार्क एंड क्लार्क, ऐसा मैं मतलब बायोमैकेनिक्स की मेरे ज़माने में जो है वो H.G. हे करके थे, अभी और कोई हो गया हो तो आई डोंट नो, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है। तो मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे, मतलब इस तरीके की किताबें, राइट। तो उसको आप लोग जो है वो कनेक्टिविटी बना के रखिए अपने, राइट। तो एक तो हमारे पास ये शरीर है, हम लोग सब लोग जानते हैं इसको, राइट। इसको ख़त्म करो यार, मशीन भी साथ देने को तैयार नहीं है भाई। मशीन भी ये कह रही है वो पढ़ाओ यार जो और सब्जेक्ट में पढ़ाते हैं, हल्का हल्का, तो हल्का हल्का है यार, तो कॉमन सेंस बेस्ड है ना सारा, राइट। इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले, राइट। एक आत्मा है, एक पार्ट, ठीक। ये करंट है जो सबको मिला हुआ है, और इस करंट से हमारे बॉडी का हर सेल जिंदा रहता है, ठीक है नहीं। आप लोगों ने पता नहीं नोट किया है कि नहीं किया है कि जब आप अपने लैपटॉप को, अपने मोबाइल को आप प्लग में कनेक्ट करते हो और करंट आता है और उसकी लाइट जलना शुरू होती है, तो उतने बीच में थोड़ा टाइम लगता है ना, राइट। इसी तरीके से जब आप ऑफ करते हो तो वापस जाने में भी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि टुक से एकदम से बंद हो गया अपने आप, है नहीं। अच्छा, अगर आप बुकलेट को ध्यान से पढ़ो, जो कि हम पढ़ते नहीं हैं, तो आपके उसमें इंस्ट्रक्शंस में से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एक ये लिखा होता है कि इसको एक तो ओवर चार्जिंग नहीं करनी है, वो तो है ही, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी होती है जो हम नहीं पढ़ते हैं, वो ये लिखा होता है कि इसको प्लग ऑफ करके लगा भी नहीं रहने देना है, यानी। अच्छा, अब आपने कहा कि मैं अपना इंस्ट्रूमेंट जो मोबाइल है, लैपटॉप है, कुछ भी है, या कैमरा है, मैं उसको निकाल लेता हूँ और चार्जर वैसे ही लटका रहे, मतलब हर घर की कहानी में बता रहा हूँ, ऐसे ही करते हैं सब लोग, राइट। तो चार्जर के लिए भी वो कहते हैं, जब चार्जर का इंस्ट्रूमेंट पढ़ोगे, उसमें इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ोगे, तो उसमें भी कहेंगे कि इसको प्लग में ऑफ करके लगा नहीं रहने देना। हाँ, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी जो है, लाइफ उसकी जो है वो कम होती जाएगी, राइट। तो कोई एक इलेक्ट्रिक करंट है जो सप्लाई दे रहा है सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं आपके इक्विपमेंट्स के। इसी तरीके से आपके एग्जिस्टेंस के अंदर जितने फिजिकल सेल्स हैं आपके पास, वो सारे सेल्स को जो है वो कंटिन्यूअस एक करंट मिल रहा है, राइट। और जो करंट चीज दे रही है उसको योग की भाषा में उसको जो है वो आत्मा कहो, रूह कहो, वो अलग अलग शब्दों में, जैसे पानी को अलग अलग शब्दों में अलग अलग कुछ भी कह सकते हैं आप, राइट। तो वो आपके जितने फिजिकल सेल्स हैं उन सबको जिंदा रखे हुए, वो जैसे वो इलेक्ट्रिक करंट आपने स्टोर कर लिया है, आ रहा था तो मोबाइल का हर पार्ट उससे जिंदा था, फिर वो स्टोर हो गई एनर्जी एक जगह, आपने कनेक्शन हटा भी दिया
तब भी वो जिंदा है। फिर उसकी बैटरी जब कहते हो आप ख़त्म हो जाएगी तो उसके सारे ऑर्गन्स जैसे बंद हो जाएंगे, तो आपके भी सारे ऑर्गन्स, सारे सेल्स, जब ये कनेक्टिविटी होती है तो इससे आपका ख़त्म हो जाता है। तो आपका ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट एक पार्ट है, एक सेकंड पार्ट आपके पास है। इसकी कुछ सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और सबके कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम लोग जानते हैं क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में है नहीं, ये नहाने से रिफ्रेश्ड हो जाती है फॉर एग्जांपल, ये कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, ठीक है नहीं। नींद आ जाती है अगर सो जाते हैं अच्छे से, चाहे भले ही कम टाइम के लिए सोने को मिले, लेकिन अगर सो लेते हैं तो रिफ्रेश्ड हो जाती है नहीं। खाना ठीक टाइम पे मिल जाए, भले ही कम मिल जाए तो भी रिफ्रेश्ड हो जाते हैं। मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो योग में इसको बताया गया कि एक तो ये अनऑल्टरेबल है। करंट जैसे आपके पास आ रहा है अनऑल्टरेबल है, आप इसमें कुछ, अगर 10,000 वोल्ट की लाइन पड़ी हुई है आपके घर में तो वो 10,000 ही आएगा, उसको आप ऑल्टर नहीं कर सकते कुछ। अगर 220 वोल्ट की पड़ी हुई है लाइन तो वो 220 ही आएंगे उसमें, डिपेंडिंग ऑन दी मशीन विच फॉर विच यू इंटेंड टू यूज दैट करंट, है नहीं। तो एक तो अनऑल्टरेबल है, आप इसको कहीं ऊपर नीचे इसमें कुछ चेंज नहीं ला सकते। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ आपसे क्योंकि आमतौर से हमारे यहाँ जब हम लोग बात करते हैं, मतलब सामाजिक स्तर पर जहाँ जनता जनार्दन बात करती है, उस जनता जनार्दन के हम भी हिस्सा हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर एज ए ट्रेनर आ गए हैं, एज ए ट्रेनी आ गए हैं, तो हम जनता जनार्दन से थोड़ा अलग हो गए हैं अब। तो हमें बिहेव भी वैसे ही करना है, मतलब बिहेव करना है, मतलब जो सच्चाई मालूम चलती जा रही है आपको, जैसे जैसे मालूम चलती जा रही है फिजिकल एजुकेशन में, ओवरऑल कुछ भी, उसको आपको बिहेवियरल उसमें चेंज लेकर के आना है। जनता जनार्दन नहीं लाएगी, उसको तो मालूम ही नहीं है क्या है, लेकिन आपके पास ज़रूरी है, आपसे मतलब एक्सपेक्ट किया जाता है कि इजी टू हार्ड लेसन प्लान लेके जाना है नहीं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ आपको जाना है, ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। जनता जनार्दन क्या करती है, वो अपने 10 साल के बच्चे को क्रिकेट का मैच खिलाती है और एक्सपेक्ट करती है कि वो सचिन तेंदुलकर की तरह खेले अभी से, मतलब वो कॉम्प्लेक्स पे कॉम्प्लेक्स ही रहता है वो, क्योंकि उसको ट्रेनिंग नहीं है। तो अब ये हमारे बिहेवियर में आनी चाहिए ना ये चीज़। पता चला हम भी पेरेंट बन गए कल को, और हम भी जो है वो अपने बच्चे से यही एक्सपेक्ट करने लगे कि भाई विराट कोहली देखो क्या खेलता है यार, और तुम क्या खेलते हो यार। तो जनता जनार्दन और आप में फ़र्क होना चाहिए ना यहाँ पर कहीं, है नहीं। तो वो चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ, राइट। जनता जनार्दन आमतौर से ये सोचती है कि मतलब हम कुछ जाप आप कर लेंगे, कुछ नेक काम कर लेंगे, कुछ अच्छे काम कर लेंगे तो हमारा मतलब आत्मिक लेवल बढ़ जाएगा। ये जनता जनार्दन सोचती है, कहती भी है, आपने घर में सुना भी होगा, राइट। यहां क्या है कि वो स्थाणु है, कुछ भी कर लो आप उसके साथ, अनऑल्टरेबल है, वो चेंज ही नहीं होगी ना, वो नीचे जाएगी। आप बहुत बुरे करते रहो तो, ये आत्मा की बात कर रहा हूं मैं, बहुत बुरा कर लो तो खराब नहीं हो जाएगी, और कुछ भी अच्छा कर लो तो ये अच्छी हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी ना, ये न्यूट्रल है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। जनता जनार्दन में मशहूर है कुछ और, मैंने इतनी तमहीद और इतना मतलब वो बांधी है बेस, वो इसलिए बांधी ताकि हमें ये समझ में आ जाए जनता जनार्दन क्या सोचती है इसके बारे में। हम भी उसी का हिस्सा हैं तो हम भी यही सुनते चले आए हैं, हम भी शायद कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अच्छा, मैंने कहा ना आपसे, हम लोग इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे एक दूसरे से। बिहेवियर में फिर कब आएगा चेंज, आई डोंट नो, आप जब भी लेकर के आना चाहेंगे तब आएगा, लेकिन कम से कम इंफॉर्मेशन लेवल पर तो हमको ये इंफॉर्मेशन हो जानी चाहिए। क्वालिटी लेस है, कोई क्वालिटी नहीं है इसके अंदर, फॉल्टलेस है, मतलब कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये तो मैंने वो कैरेक्टरिस्टिक्स दी जो बहुत मतलब बहुत कॉमन हम लोग बात कर सकते हैं जिस पे, वरना 100 से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो योग के बुक्स के अंदर जो है वो आपको
मतलब बताई गई हैं, अच्छा वो सारी वो हैं जो जनता जनार्दन सोचती है उससे बिल्कुल अलग है। जनता जनार्दन तो कुछ और सोचती है ना, उससे बिल्कुल अलग है। रूहानी एतबार से कोई डेवलपमेंट नहीं है आपका, न्यूट्रल हैं आप। रूहानी मतलब आत्मिक, जिसको आप स्पिरिचुअल भी बोलते हो, राइट। कोई डेवलपमेंट नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, जनता जनार्दन कह रही है नहीं। इसके स्क्रिप्चर्स, इसकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स होती है ना, एक होती है कॉमन बुक होती है, कॉमन बुक कुछ भी कह दे, लेकिन एक हाँ जनरल, एक होती है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक जो है वो मतलब उससे बड़ी कोई चीज नहीं है बुक्स में, फिर स्पेसिफिक वो आपको इंफॉर्मेशन दे रही है कुछ। तो योग की जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो कह रही हैं कि वो स्थाणु है, अनऑल्टरेबल है, क्वालिटी लेस है, कोई क्वालिटी नहीं उसके अंदर आप डेवलप कर सकते। अच्छा है तो मतलब आप कर भी नहीं सकते उसके अंदर कुछ, आप हाथ डाल के पेनिट्रेट कर दो उसको कुछ। इसके साथ है चेंजेबल है, यानी अभी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग शुरू कर पाऊँ अगर मैं कर लूँ और 2 हफ्ते बाद चेंज ले लेना तो मिल जाएगा, फिर मैं ख़त्म कर दूँ 2 हफ्ते बाद फिर चेंज ले लेना तो फॉल्टी हो जाएगी। न्यूट्रिशन ज़्यादा ले लूँ तो माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, है नहीं, कम ले लूँ तो भी माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। ओबेसिटी को हम लोग माल न्यूट्रिशन नहीं समझते, वो भी माल न्यूट्रिशन है। ज़्यादा ले लिया अपनी क्वांटिटी से आपने तो भी तो माल न्यूट्रिशन है ना, वो न्यूट्रिशन खराब हो गया, माल मतलब खराब, और ज़रूरत से कम ले लिया तो भी खराब। तो आमतौर से हम लोग नीचे वाले सेक्शन को माल न्यूट्रिशन में लेते हैं, ऊपर वाले सेक्शन को नहीं लेते। जेआरएफ के में अक्सर ऐसा सवाल आ जाता है, या डिस्कशन करते पे आपको किसी आंसर में कुछ करना होता है तो समझने के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट वो है, राइट। मतलब बियॉन्ड वर्ड्स है। हम लोग देखो कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर रहे हैं उसकी। आप में से कोई सवाल करेगा कि आत्मा होती क्या है, तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा आपको कुछ, क्योंकि जहां से सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, टेक्स्ट बुक्स जो हैं योग की वो भी शांत हैं। हाँ वो ये कह रही हैं कि तुम्हारे एग्जिस्टेंस का एक हिस्सा है, लेकिन फिजिकल बॉडी को आप डिफाइन करो तो हाँ कर लोगे आप, है नहीं, एमालगमेशन ऑफ 700 ट्रिलियन सेल्स, दैट्स इट, फिजिकल बॉडी आपकी है। ऐसी है ना भाई, डिफरेंट स्ट्रैटिफिकेशन के साथ, डिफरेंट ग्रुपिंग सेक्टर्स के साथ 700 ट्रिलियन सेल्स एक साथ जमा हो गए और सब ने अलग अलग काम करना शुरू किए। तो आपको नर्वस सिस्टम है, आपके पास हर तरह के सिस्टम्स हैं, 11 12 13 सिस्टम्स हैं। तो आप फिजिकल बॉडी तो आसानी से डिफाइन कर सकते हो। मैं अभी वही आऊँगा, उस पर आऊँगा, लेकिन जनता जनार्दन ऐसा कह रही है, योग नहीं कह रहा है ऐसा। योग क्या कह रहा है, योग के जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो आपको ये कह रही हैं कि फॉल्टी है, चेंजलेस है, इसमें आप अपना हाथ डाल के कुछ कर नहीं सकते। जैसे इंसानों ने, साइंटिस्टों ने क्या कर दिया है कि डीएनए जो है हाथ डाल के उन्होंने ऐसा कर दिया, ऑन ऑफ। आपके उसमें एक होती है जीन डोपिंग, कॉपी नहीं करते वो, डोपिंग, डोपिंग समझते ना आप लोग? हाँ, चेंज भी नहीं कर रहे, वो करते क्या है उसमें जीन डोपिंग में, जीन डोपिंग में वो करते क्या है कि वो जीन की डोपिंग करते हैं। डोपिंग मतलब आपको कहीं से कुछ ऐसा एक्स्ट्रा एडवांटेज प्रोवाइड करा देना कि आप और कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में थोड़ा एडवांटेजियस पोजीशन पे चले जाएं, दैट इज डोपिंग, है ना। अच्छा, वाटर ऑल्सो कम्स अंडर डोपिंग बट इज परमिसिबल। भाई डोपिंग में कुछ हैं जो नॉन परमिसिबल हैं, कुछ हैं जो परमिसिबल हैं। कुछ कंडीशन आपकी ऐसी है कि एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में आपको एजमेटिक अटैक पड़ जाता है तो एजमा की दवाएं अलाउड हैं, अगर आईओसी आपको करेगी तो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, या किसी भी कंपटीशन में गए हो तो आपको एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को वो अलाउ करती है, बाकी को वो एजमेटिक दवाइयाँ जो हैं वो किसी को अलाउ नहीं है, क्योंकि वो सांस की कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करती हैं, राइट। उसी में एक जीन डोपिंग भी होती है। जीन डोपिंग में होता क्या है कि आमतौर से वो जीन डोपिंग में मस्कुलर जो साइज है, जिसको आप लोग हाइपरट्रॉफी बोलते हो,
राइट। वो मतलब वो जीन उसकी, अब तो बहुत सारी जीन्स पता चल गई ना इनको, 1000 से ज़्यादा जीन्स मालूम चल गई हैं, राइट। अभी तो वो लोग काम इस पे कर रहे हैं कि मतलब हम बच्चे को जो है वो सोसाइटी में जिंदा रहने दें या ना रहने दें। अगर इसके अंदर वो जीन एक्टिव है जो सीरियल किलर के अंदर होती है, तो इसको तो अभी खत्म कर लो ना बच्चे को। इसको सीरियल किलर बनने ही क्यों दो इसको, क्योंकि बनेगा ना कल को ये। जैसे ओबिसिटी है तो आएगा ही आएगा इसके अंदर, तो वो जीन पता चल गई उनको। अब तो मैं ये कह रहा हूं कि अब ये इस तरीके की काम वो कर रहे हैं। तो जीन डोपिंग में उन्होंने करा क्या है एथलेटिक्स में, कि जो आपकी हाइपरट्रॉफी है उसको वो बढ़ाने के लिए एक जीन उन्होंने पता कर ली है AC1 के नाम से, और वो उसको ऑन कर देते हैं, राइट। आपने ट्रेनिंग करी, एक और ने जीन डोपिंग वाले ने ट्रेनिंग करी, तो उसको 10 टाइम्स ज़्यादा फायदा हो रहा है। अच्छा, और ये जीन डोपिंग ऐसी है जो किसी को जिंदगी में कभी पता नहीं चल सकती। भाई वो जीन अंदर है मेरे, वो डेवलप हो रही है, मुझसे कौन पकड़ेगा इसको, कोई केमिकल थोड़ी है एक्स्ट्रा, राइट। वो जीन, प्रॉब्लम क्या है कि वो साइंटिस्टों को आज तक ये नहीं पता चला कि इसको ऑफ कैसे करना है। मैं कह रहा हूं जीन के अंदर हाथ डाल के उन्होंने कर दिया ना कुछ, उसकी वजह से हो क्या रहा है, तो आप नेट पे देखिएगा क्या हो रहा है। हाँ, वो ऐसा फैलता चला जाता है, उसकी हड्डियां टूटने लगती हैं, क्योंकि मसल का मास हो गया 1000 किलो। मेरी कैपेसिटी फीमर बोन की है फॉर एग्जांपल 1300 किलो, फॉर एग्जांपल वर्टिकल, उस पर 1000 किलो हो गया, और रुकने का नाम नहीं है, क्योंकि ऑफ करना आता नहीं है। ऑफ करना भी तो इंपॉर्टेंट है ना, ऑफ करना आता नहीं है, तो अब होगा क्या, ये 1300 किलो पे भी पहुंचेगा। तो हड्डियां चरमरा रही हैं। आप एनिमल्स देखिएगा जो मीट प्रोडक्शन हाउसेज में के लिए डेवलप किए जाते हैं, उनके अंदर जीन डेवलप किया जाता है, वो मतलब ऑन किया जाता है वो, ताकि वो ऐसा हो जाए। अब उसमें जो अनअटेंडेड रह जाते हैं वो चरमरा के ढेर हो जाते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इंसान जो है वो हर जगह हाथ डाल लेता है, फिजिकल उसमें हर जगह, जेनेटिक लेवल पे भी डाल लिया उसने, राइट। लेकिन आत्मिक लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, यहां पर इंसान हाथ नहीं डाल पा रहा है, डाल पाएगा नहीं, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स कह रहे हैं कि वो अनऑल्टरेबल है हर हाल से। फिजिकल को नहीं कह रहे, वो फिजिकल ऑल्टरेबल है। आप इसकी चपलता बढ़ा लो, चपलता समझ रहे, हाँ, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज आप बढ़ा लो, उसका रिस्पॉन्स टाइम बढ़ा लो, सब कुछ कर सकते हैं आप। इसको स्लो भी कर सकते हैं, मोटा पतला भी कर सकते हो, हर तरह से चेंज कर सकते हो। इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, कोई खुशी उसको नहीं होगी, ना इसको कोई गमी लग रही है, ये अनऑल्टरेबल है मतलब, राइट। तीसरी चीज हमारे पास है जिसको हम चित्त के नाम से कहते हैं। ये हम लोग अच्छे से समझ गए हैं सब लोग, है नहीं। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन हमारा इस उससे आया है। इसको भी हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी कि सारे जितने भी मतलब अदर देन ह्यूमंस, जिनको आप लिविंग बीइंग कहते हो, मैं अभी और ऊपर नहीं जा रहा, योग तो और ऊपर के भी, सूरज चांद सितारों के लिए भी कुछ बातें करता है, मैं वो बात ही नहीं कर रहा आपसे, राइट। मैं तो कह रहा हूं कि ह्यूमन बीइंग्स के अलावा जितने लिविंग बीइंग्स जिनको साइंस कहती है आज के डेट में, उनके पास ये तीनों चीजें मौजूद हैं। उनके पास भी तीनों चीजें मौजूद हैं। योग ऐसा कहता है तीनों चीजें मौजूद हैं, लेकिन उनका चित्त जो है वो नॉटेड है। नॉटेड मतलब कस के बांध दिया है, इधर उधर नहीं भागेगा है। चित्त का काम है ऑल्टरेबल थिंकिंग लगातार प्रोड्यूस करना, जिसको हम लोग मन के नाम से कहते हैं ना, योग की भाषा में उसको मन कहते हैं, है नहीं। आइडियाज जनरेटिंग एजेंसी, एक आइडिया से दूसरा आइडिया, दूसरे से तीसरा आइडिया, तीसरे से 5-10 और आइडिया, फिर उनसे और आइडिया, फिर और आइडिया, और 10,000 साल में गार से होते हुए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आइडियाज ही, उन आइडियाज पे काम करते करते हम लोग यहाँ पर हैं, राइट। तो ये सारी चीजें जो हैं वो अदर देन ह्यूमन बीइंग्स है उनके पास, लेकिन ऐसा है खुद नहीं सोच सकते वो,
डेवलप नहीं कर सकते अपने को। ये तो है कि एक मक्खी यहाँ बैठी है, कहाँ उड़ के बैठेगी पता नहीं है, लेकिन वो नॉटेड है, बैठेगी कहीं ना कहीं, लेकिन वो अपनी लाइफ स्टाइल नहीं चेंज कर सकती। आपने ऑल टुगेदर लाइफ स्टाइल चेंज कर रखी है। हमारी वो लाइफ स्टाइल नहीं है जो अब से कोरोना से पहले थी, यानी इंटरनेशनल लेवल पर इंसानों की लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है। किसी ने कुछ खोया है उस कोरोना फेज में, किसी ने कुछ खोया है, फिर अपनी भी फिक्र करी है, फिर अपने से यंगर्स की भी फिक्र करी है, तो अब पूरा वो चेंज कर दिया है। यानी पहले गिलोय का कोई नाम नहीं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, गिलोय का कोई नाम नहीं जानता था। गिलोय एक हर्ब होती है, कोई नाम नहीं जानता था। आज उसका 70% से ज्यादा लोग सेवन रेगुलर कर रहे हैं। अर्जुन की छाल और दालचीनी और लहसुन, ये इस्तेमाल ऐसे होते थे, ऐसा नहीं है कि हमेशा से कभी इस्तेमाल नहीं, लेकिन जिस तादाद में आज बिहेवियरल चेंज हो गया है और उसको करने लग गए, क्या उतना ही पहले भी था? नहीं, कोरोना से पहले नहीं था। तो बिहेवियरल चेंज हो गया है हमारे अंदर, और हर घर की कहानी में हो गया है ये, राइट। इंसानों का चित्त जो है वो खुला है, टोटल फुल फ्रीडम है आपको। जो मर्जी आए सोचो, जो मर्जी आए करो, जो मर्जी आए चॉइस लो, कुछ भी करो। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट कॉशन भी लगा हुआ है कि चुनना आपका काम है, फ्रीडम उसमें है, चॉइस उसमें है फुल। रिजल्ट में आपके पास कोई चॉइस नहीं है। रिजल्ट में कोई चॉइस नहीं है। आपने बोया तो एप्पल था, लेकिन आपकी फैमिली की ज़रूरत पड़ गई यार, मतलब कुछ ऐसा हुआ, सर्कमस्टांसेस ऐसा हुआ कि नहीं यार गेहूं हो जाना चाहिए अब इसमें, हो सकता है ऐसी कोई ज़रूरत पड़ गई, नहीं, अब तो वो चॉइस थी। इतनी समझ रखते, इतनी समाज की इंफॉर्मेशन रखते, आगे आने वाले फ्यूचर इवेंट्स की को नज़र में रखते, तो ये सब तो आपके चॉइस में था, लेकिन अब नहीं किया। और अब गेहूं जो लोग उगा रहे हैं उनको ज़्यादा फायदा हो रहा है, सेब वालों को कम फायदा हो रहा है, लेकिन आपने सेब बो चुके हो। अब चॉइस नहीं है आपके पास, अब तो सेब ही निकलेगा। ना निकले तो फिर आपको उसको रिवर्ट करना पड़ेगा, मतलब पूरा खेत उखेड़ो, पूरा सब बाहर करो, फिर, है नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि चित्त के पास पूरी चॉइस है, फुल चॉइस है, फुल फ्रीडम है, राइट। ये चित्त जो है ये, मतलब अब योग में असल में पुराने ज़माने में जो है वो, इंडिया में जो है वो स्टोरी टेलर्स बहुत अच्छे होते हैं। एक टीचर को अच्छा स्टोरी टेलर होना भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर नेचुरली यहाँ के लोगों की दो खासियतें हैं हमेशा के से। यहाँ भारत में रहने वाले लोग जो हैं, एक तो वो स्टोरी टेलर बहुत अच्छे हैं, दूसरा वो क्रिएटिव बहुत होते हैं। मतलब एक बात से कई एंगल से बात को निकाल लेना। इंडिया के लोगों का जितने एक्सपर्टीज है, मतलब आप इसको नेचुरल कहो, चाहे मैं इसको नेचुरल नहीं कहता, ये तो जेनेटिक कोड है इंसान का, लेकिन इसी वजह से दुनिया में 60% जो टॉप पोस्ट्स हैं जितनी भी किसी भी कंट्री में, वो सब इंडियंस हैं, सारे। बॉलीवुड तो बॉलीवुड है, वो हॉलीवुड की बात मैं कर रहा हूं, है नहीं। टॉप लीडर्स जितने भी हैं, टॉप प्रोड्यूसर्स, टॉप डायरेक्टर्स, टॉप साइंटिस्ट, टॉप इकोनॉमिस्ट, टॉप फिजिसिस्ट, ये आप लिस्ट निकालोगे एक लंबी, तो 100 में से 60 इंडियन ओरिजिन के मिलेंगे आपको। नाम चाहे कुछ भी हो उनका, अभी नाम उनका हीथर हो, हीथर के नाम से आप पहचान भी नहीं पा रहे उनको, लेकिन है ठीक है, 3 जनरेशन पहले वो तो चले गए थे, अब उनका नाम हीथर है, लेकिन ओरिजिन अगर यहाँ का है तो वो फिर उसकी क्रिएटिविटी अलग ही टाइप की चलती है। ये हिंदुस्तानियों के पास, सबके पास है, लेकिन हर, मतलब जोग्राफिकली हर जगह की कम्युनिटी को अलग अलग तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स दी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में धूम धड़ाके वाले, खून वाले जो स्पोर्ट्स होते हैं, खून निकालने वाले, हड्डी टूटने वाले, उनमें इंडिया कभी अच्छा नहीं रहा। राइट और रॉन्ग? बॉक्सिंग,
बहुत ही सोफिस्टिकेटेड गेम है खून निकालने वाला, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड गेम। बताओ कौन सा? नहीं, बहुत सोफिस्टिकेटेड मतलब बड़े इत्मीनान से खेला जाता है, लगता भी नहीं है, मगर क्लैविकल तोड़ देते हैं फटाक से, एंकल निकाल देते हैं फटाक से। अरे बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड मतलब बड़ा शरीफों का सा गेम लगता है वो। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल ले अप मारा आपने, उसका मकसद ही नहीं है वहां बचाना बॉल को, उसका मकसद है कि आते पे भाई आएगा तो ऐसे ही आएगा ना, वो क्लैविकल तोड़ देते हैं, आए दिन तोड़ देते हैं, है नहीं? फुटबॉल तो बहुत रोबस्ट है, फुटबॉल तो बहुत रोबस्ट है, फिजिकल है। आप देखो उसमें है इंडिया अच्छा। मैं कह रहा हूं मतलब जिसको उर्दू में बोलते हैं इल्ला माशाल्लाह, इल्ला माशाल्लाह मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कोई निकल जाए, जैसे खली सर निकल गए, तो क्या इंडिया अच्छा है? नहीं। ऐसे खून खराबे में क्रिकेट में एक आती है फास्ट बॉलिंग, आई वॉन्ट टू सी ब्लड ऑन द पिच। इसमें इंडिया अच्छा नहीं है, कभी भी आज तक फास्ट बॉलर नहीं रहा। फास्ट बॉलर मतलब कम से कम 5 सीरीज वो 150 के ऊपर फेंक रहा हो, 145, 147, 142 इंडिया की स्पीड, ऑस्ट्रेलियंस की स्पीड 155, 157, 155, 157, एक सीरीज, 2 सीरीज, 10 सीरीज, और इंजर्ड नहीं हो रहे। यहाँ 3 सीरीज के बाद कमर टूट गई, अगर फेंकने की कोशिश करी 150 के ऊपर तो फेंकते हैं, तो फिर गिर जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया को ये खासियत दी गई है। इंडिया को क्या खासियत दी गई है? आउट ऑफ क्रिएटिविटी इनको खासियत दी गई है स्पिन बॉल, वो क्रिएटिविटी है स्पिन बॉल। बैट्समैन हाईएस्ट कैलिबर के इंडिया में मिलेंगे आप, क्योंकि वो क्रिएटिविटी की बात है, राइट? ऑस्ट्रेलिया के पास क्या कॉम्बिनेशन है? फास्ट बॉलिंग एंड बैटिंग, स्पिनर नहीं। इल्ला माशाल्लाह स्पिनर उनके यहाँ शेन वॉर्न निकल गया तो क्या। मैं ये कह रहा हूँ हाँ, यहाँ तो हर गली में है वो शेन वॉर्न, यहाँ वो बैट्समैन हर गली में मौजूद है। तो मैं कह रहा हूँ हर जगह के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स दी जाती हैं। यही सेम कैरेक्टरिस्टिक वेस्ट इंडियंस की है, दुनिया के अच्छे बैट्समैन और दुनिया के अच्छे फास्ट बॉलर्स, बॉलर्स नहीं, मीडियम पेसर्स तो बात ही नहीं करते वो, राइट? तो हर जगह की अपनी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। क्रिएटिविटी में कैरेक्टरिस्टिक, इंटेलिजेंस में कैरेक्टरिस्टिक इंडियंस की ज़्यादा है, खून खराबे में यूरोपियन कंट्रीज की ज़्यादा है। यूरोपियन कंट्रीज, ये जितनी नीली आंखों वाले, आप में से कोई नीली आंख का हो तो ऐसा नहीं कहना, मैं आपको कह रहा हूँ नीली आंख की जो कम्युनिटी होती है वो एटम बम बनाने वाली है, वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने वाली है। यानी 10 मिलियन लोग मरे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 27 साल के बाद हुई, 50 मिलियन मरे। और ये सारा डेवलपमेंट कहाँ हुआ? जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगीज, ये सब उधर। क्यों? क्योंकि उनका नेचर वैसा है, वो खून खराबा। यहां शांति। यहां देखो ना आप, एक्सरसाइज का मोड कैसा है यहां पे, अरे हल्के हल्के ऐसे, धर्मेंद्र जी ऐसे सिखाते ना हमको योगिक आसनास, प्राणायाम ऐसे। अरे झटके से नहीं मारना है यार, यहां काम ही नहीं है झटके का। स्लो प्रोसेस, इंटेलिजेंटली, क्रिएटिवली, और मेहनती बहुत होते हैं, बहुत मेहनती। 18 घंटे काम करवाना है, करेंगे, राइट? ठीक है, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ये इंसानों के पास ये 3 पार्ट हैं हमारे पास, इन 3 पार्ट का एक होल है, और ये हर इंसान ऐसा ही है, राइट? ये 2 जो हैं वो ऑल्टरेबल है, आप इनको अच्छा कर लो, इनको बुरा कर लो, इनको माल न्यूट्रिशन कर दो, ये भी ऐसा ही है और ये भी ऐसा ही है। इसके पास जितनी भी चीजें ये हैं, ये जितनी भी हैं यहां पर, ये यहां मिसिंग है सब। आपको काम करना होता है या तो इस लेवल पर या इस लेवल पर। इस लेवल पर आप कुछ काम ही नहीं कर पाओगे कभी भी, चूंकि चित्त को असल में क्या कहना हम लोगों ने पिछली वाली स्लाइड में, मतलब चित्त को आत्मा के नाम से कंफ्यूज हो गए हम लोग, है नहीं? तो चित्त जो है वो आत्मा के नाम से मशहूर हो गई, इसलिए आत्मा का नाम आ जाता है बार बार कि आत्मा घट रही है, आत्मा बढ़ रही है, आत्मा ऐसी हो जाए। आत्मा नहीं है वो,
वो चित्त है जो हो रहा है। आत्मा के लिए तो कहा गया आपको कि वो तो कुछ हो ही नहीं सकता, खत्म, वो तो एक करंट है। जैसे आपके घर में करंट है, अनऑल्टरेबल है, क्वालिटी लेस है, कुछ करता नहीं, कुछ नहीं हो, तो जो काम है बस उसका वो करेगा, करके ये कि जाओ जाओ। फिजिकल जितने इक्विपमेंट्स हैं उनको जलाएगा, जब ये नहीं होगा, वो कनेक्शन कट जाएगा, तो वो फिजिकल सारे यूनिट्स बंद हो जाएंगे हमारे आपके सबके। करंट, तो ये करंट है ऐसा। तो हमें जो काम करना होता है वो हम इन दो पे करते हैं। आगे हम लोग इसको और स्टडी करेंगे, थोड़ा सा साइंटिफिक लेवल पर इसको अब ऊपर लेके जाएंगे। कि तो बीपीएड वाला सेक्शन था जो हम लोगों ने यहाँ पे रिवाइज किया। थैंक यू वेरी मच।